नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके अन्य यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग भारतीय कृषि के अंतर्गत जो आपके दूसरा लेक्चर है वो दूसरे लेक्चर को लेकर उपलब्ध हुए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि में कितने प्रतिशत जो कृषि की हिस्सेदारी है, कितने प्रतिशत लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बताया था कि जो भारतीय कृषि है उस कृषि की क्या विशेषताएं हैं। कृषि की विशेषताएं के अतिरिक्त अगर भारतीय कृषि की बात करें तो इसमें जो निम्न उत्पादकता होती है वह एक प्रमुख समस्या बनी रहती है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने यह भी बात की थी कि जो आपकी निम्न उत्पादकता है उस निम्न उत्पादकता के क्या कारण है। फिर हम लोग उसके आगे बढ़े थे। हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार जो निम्न उत्पादकता है उस निम्न उत्पादकता को दूर करने के संदर्भ में भारत सरकार या जो प्रदेश सरकार होती है उसके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं। उसी कार्य में जो सिंचाई होती है वो सिंचाई प्रमुख रोल जो प्ले करती है। उन प्रमुख रोलों को हम लोगों ने देखा था। फिर हमने बताया था कि जो भारतीय कृषि है, कृषि में जो सिंचाई है उस सिंचाई को उसके जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के आधार पर मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई और वृहद सिंचाई की कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया था। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जो हम लोगों ने कल बात की थी उससे आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे जो कृषि है उस कृषि में जो उर्वरक होते हैं उस उर्वरकों की क्या भूमिका होती है। जैसे कुछ इस तरीके से समझिए, आप डेली दिनचर्या में क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप फल लेते हैं, ठीक है, दूध लेते हैं या इसके अतिरिक्त कुछ और भी सप्लीमेंट लेते हैं जिससे कि आपकी जो तंदुरुस्ती है वो बनी रहे। ठीक उसी प्रकार अगर कृषि के संदर्भ में हम लोग बात करें तो कृषि के संदर्भ में ये होता है कि हम लोग कृषि में पर्टिकुलर उर्वरक डालते हैं। ठीक है, आप अगर एक मोटा मोटी अनुमान लगा लेते तो उर्वरक किस मात्रा में उनकी जरूरत है, किस प्रकार के उर्वरक की जरूरत है, अगर उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं तो जो कृषि की उत्पादकता है वो कृषि की उत्पादकता आपके 30% तक बढ़ जाती है। तो उर्वरक क्या होता है, एक हिसाब से देखिए, उर्वरक जो मृदा होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है जिससे कि जो आप फसलें होती हैं वो फसलें काफी अच्छी होती हैं और इसके फलस्वरूप जो आपका प्रोडक्शन का लेवल काफी हाई हो जाता है। इसी संदर्भ में कुछ बात करते हैं। जैसे वस्तुतः भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा काफी कम पाई जाती है। इसीलिए देखिए, अगर हम नाइट्रोजनी उर्वरकों की बात करेंगे, जो एनपीके होता है उसमें नाइट्रोजन का अनुपात 4 रेशियो में करेंगे, हम देखेंगे जो नाइट्रोजन वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग को जो उर्वरक है उस उर्वरक के संदर्भ में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों की 3 किस्में आपके पाई जाती हैं। ठीक है, 3 किस्में नाइट्रोजनी, फास्फेटी तथा पोटासी का प्रयोग, जिसको हम लोग एनपीके कहते हैं सामान्यतया बोलचाल की भाषा में। फिर से एक बार देखेंगे थोड़ा सा। कृषि में रासायनिक उर्वरकों की तीनों किस्में नाइट्रोजनी, फास्फेटी तथा पोटासी का प्रयोग 4:2:1 के रेशियो में करते हैं। यानी ये आपका NPK, N4P2 और K यानी 4:2:1 के अनुपात में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुल मिला के यही आपका क्वेश्चन एक मोटा मोटी पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं जो आपका यूरिया होता है उस यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको कैलकुलेट करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये आपका हो गया उर्वरक। उर्वरक को मैंने बताया, उर्वरक क्या करते हैं। उर्वरक सिंपल एक मान के चलिए कि जो उर्वरक होता है वो जो मृदा होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं जिससे कि जो फसलें होती हैं वो फसलों की उत्पादकता आपके बढ़ जाती है। अब देखिए, अब कृषि संगणना की बात करते हैं। कृषि संगणना मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, सेंसस। जिस प्रकार आप जानते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनगणना की जाती है, इसी प्रकार कृषि संबंधित एक्टिविटी या कृषि संबंधित क्रियाकलापों को देखने के लिए कि
क्या की जाती है, आपकी कृषि संगणना की जाती है। अब ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जैसे मान लीजिए जनगणना क्यों जरूरी होता है? जनगणना इसलिए जरूरी होता है कि जिस पहले बात तो उस पर्टिकुलर एरिया का एक प्रतिरूप हमको पता लग जाता है कि पिछले मतलब जनगणना आप जानते हैं कि 10 साल पे होती है। अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल जनगणना की, तो आपको पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में 10 साल पहले लोग इतना रह रहे थे, अब 10 साल में इतने लोग रह रहे हैं। उनकी जो साक्षरता दर थी पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। जो आपका लिंगानुपात था पहले इतना था, अब इतना हो गया। ठीक इसी प्रकार इसी मानकों को आधार बनाकर, ठीक है, मानक ये नहीं होते लेकिन इनको एक आधार बनाकर आपकी कृषि संगणना की जाती है। उस कृषि संगणना में जो वेरियस डायमेंशन होते हैं, वेरियस डायमेंशनों को अपनाते हैं। जैसे मान के चलिए प्रति 1 हेक्टेयर में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो आपका जो चावल की फसल थी उसकी उत्पादकता इतनी हुई। क्या मान लीजिए उस समय जब जनगणना की गई थी, कृषि संगणना की गई थी, तो उस समय आपका जो कुल प्रोडक्शन था इतना था, अब जो प्रोडक्शन है वो इतना हो गया। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक पहलू हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहते हैं। उन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्रीवियस जो वीडियो है इसका पार्ट 1 है उसको भी जरूर देखें, चीजें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत में कृषि संगणना, जिस प्रकार आपकी जनगणना जो होती है वो 10 वर्षों पे होते हैं, ठीक है, 10 वर्षों पे होती है, और जो कृषि संगणना होती है वो आपके प्रत्येक 5 वर्षों पे होती है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कृषि संगणना होती है वो आपके कितने वर्षों पर होती है। ठीक है, तो आप अगर इस संदर्भ में बात करें, जो पहली कृषि संगणना थी वो आपके 1970-71 में हुई थी, और इस समय जो आपकी कृषि संगणना है वो 2015-16। ठीक है, वैसे अगर आप बात करेंगे तो 20-21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन आप जान रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है। ठीक है, और जो कृषि संबंधित डाटा होते हैं, इनके डाटा को कलेक्ट करने में भी काफी समय लगता है। तो इसी संदर्भ में अभी जो कृषि संगणना मतलब लेटेस्ट आप या कहिए 11वीं जो कृषि संगणना, उस कृषि संगणना के जो आंकड़े नहीं प्राप्त हैं, इसी कृषि संगणना के जो अंतिम आंकड़े थे वो आपके 2019 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी हो गई कृषि संगणना। कृषि संगणना के संदर्भ में अगर बात करें तो पहली कृषि संगणना 1970-71 में, और जो आपकी 10वीं कृषि संगणना है वो 2015-16 में हुई है। चीजें यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब अब हम लोगों ने उर्वरक की बात कर ही ली है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो उर्वरक होता है उस उर्वरकों में कौन सा जो प्रदेश है प्रति हेक्टेयर उर्वरक के प्रयोग में नंबर 1 है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो उर्वरक के प्रयोग में प्रति हेक्टेयर, ठीक है, आप देखेंगे सबसे ऊपर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपकी फैक्चुअल मायनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार भारतीय संदर्भ में कृषि की जो उपज है या कृषि की जो पैदावार है वो बढ़ी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए आपके एक क्रांति हुई थी। देखिए क्रांति क्या होती है? क्रांति एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाता है और एक नई व्यवस्था को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ में, हम लोग नई व्यवस्था को एडॉप्ट करते हैं। तो इसी संदर्भ में भारत के संदर्भ में जो कृषि उत्पादकता है को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा हरित क्रांति। ठीक है, इस हरित क्रांति को लाया गया था, अपनाया गया था, जो भी आप कहिए। अब देखिए हरित क्रांति से संबंधित कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे 1 by 1 करके। सबसे पहले
अगर हम लोग बात करते हैं कि यह हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे इसमें हमने क्या किया था, हरित क्रांति जो कृषि उत्पादन या कृषि उत्पादकता है इससे संबंधित। इसमें हम लोगों ने जो मैक्सिको है, ठीक, वहां से हाई एच, इसको याद करिए, हाई यील्ड वेराइटी, यानी जो उच्च गुणवत्ता वाली बीजें होती हैं, उच्च गुणवत्ता की किस्म वाली जो बीजें होती हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ से आयात किया था, जिसको फिर हम लोगों ने अपने जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, आप जानते होंगे कि जो हरित क्रांति है वो ज्यादातर आपके पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन था वहां पर अपनाई गई थी। ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो इसकी शुरुआत है सबसे पहले वो 1966-67 के आसपास हुई थी, आसपास के हमारे 1966-67 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए किससे संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी। ये आपके कृषि से संबंधित है। अब देखिए जो क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं कि इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जब भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, जब वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं। तो अगर भारत के खंडन में बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन, और वर्ल्ड लेवल बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलान को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपका 1966-67 में स्टार्ट की गई थी, कृषि संबंधित है। नॉर्मन बोरलान और एम.एस. स्वामीनाथन को जो हरित क्रांति है उस हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और आगे बढ़ते, अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि हम लोगों ने जो विदेशों से हाई जो यील्ड वैरायटी के बीजों को मंगाया था, उस बीजों को अपनाकर हम लोगों ने जो कृषि की उत्पादकता, उस कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त हमने क्या किया, अत्यधिक जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, उस अत्याधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया, जिससे कि आप देख रहे हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली आपके बीज थी। प्लस आप दूसरे लेवल पे बात करते हैं तो यहां पर क्या था, आपको जो अत्याधुनिक संसाधन होते हैं उसका भी प्रयोग किया गया। इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी हो वो काफी बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रभाव था या जो क्षेत्र था वो पंजाब प्लस आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें आपके थी। ठीक है, तो ये था आपका हरित क्रांति, हरित क्रांति से संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे कृषि होता है, उस कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके इंस्टीट्यूट होते हैं उससे संबंधित भी जानकारी पूछ ली जाती है। तो हम लोग भी उस जानकारी को देखेंगे और प्लस ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो कृषि से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थान है उसको भी देखेंगे, आपके भारत के लेवल पे देखेंगे, और इसके साथ ही साथ में आपके उत्तर प्रदेश के लेवल पे भी चीजों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि भारत में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, कुल कितने केंद्रीय, ठीक है। अब देखिए भारत में यहाँ लिखिए कुल कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। केंद्र की बात होगी तो हम भारत में लिखिए, उत्तर प्रदेश में भी है, भारत में कुल कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। देखिए आपको अभी जो बुक्स मिलेंगी, बुक्स में ज्यादातर जगहों पर आपको एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए। जो इसकी संख्या है वो आपकी कितने हो गई है, वो आपकी बढ़ के इसकी संख्या 3 हो गई है। पहला जो है वो आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
इम्फाल में है। दूसरा आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके झांसी यूपी में है। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपके पूसा बिहार में। हालांकि अगर इस संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका पंतनगर है, उस पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। हालांकि पंतनगर आप जानते हैं कि अविभाजित, जब भारत का विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब आपके उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इस समय आपके प्रेजेंट में इसकी स्थिति कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले आपका इम्फाल में है, दूसरा झांसी में है, तीसरा आपके पूसा बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला हम तो देखते हैं भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय आपके पंतनगर, इस समय उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश में था 1960 में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल पे हो गए। ठीक है, और स्टेट लेवल पर हो गया, उसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सेंट्रल लेवल पर होता है। अब आगे हम लोग पूछते हैं। देखिए, आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन है, ज्यादातर प्रश्न है, वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ ले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि संबंधित यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है, उसको भी हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राज्य कृषि विश्वविद्यालय की, तो वो आपके कितने हैं, 4 हैं। हालांकि इसमें आपके 2 और भी कृषि संबंधित इंस्टीट्यूट हैं। अगर कुल की बात की जाती है तो कुल में आपके 6 हो जाएंगे, लेकिन वैसे 4 हैं, जिसमें आपका जानते होंगे सीएसए चंद्रशेखर आजाद, पहला जो है चंद्रशेखर आजाद। देखिए, पहले केवल कृषि के लिए था, लेकिन अब इसमें जो टेक्निकल चीजें होती है उसको भी जोड़ दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आपके कानपुर में है। अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं विश्वविद्यालय, वो आपके मेरठ में है। तीसरा हम लोग बात करते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपके अयोध्या में है। चौथा हम लोग बात करते हैं मान्यवर श्री कांसीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके
बांदा में। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ही आपके कृषि से संबंधित दो और भी संस्थान हैं, उनके बारे में लोग देख लेते हैं। आपको मैंने बताया जैसे कि केंद्रीय कृषि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपके झांसी में है। और जो अगला है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये आपका प्रयागराज है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि 6 इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित है। इसके बारे में ये कहां पर हैं और कहां पर हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। कहां पर मतलब है कि किस आपके डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा कि प्रथम हरित क्रांति थी, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय हरित क्रांति भी किसके द्वारा, जो आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी थे, जो हमारे देश के देश के राष्ट्रपति और बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में आई स्थिरता को दूर करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में ये आपका कांग्रेस, जो विज्ञान कांग्रेस हुई थी, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। यानी आप देखेंगे 2006 में अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। अब देखिए, जैसे पहले हरित क्रांति थी उसमें हमने क्या उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का प्रयोग किया, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव किया। लेकिन इसमें क्या था, इस क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी एवं आनुवांशिक इंजीनियरिंग इस पे जोर दिया गया। ठीक है, तो ये थी आपकी द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, और देख लेंगे थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और है। वर्ष 1951 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 5.09 करोड़ टन था, जो 2019-20 में बढ़कर 19.19 करोड़ टन हो गया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका जो लेक्चर हो वो काफी बड़ा हो, आप लोगों में एक उत्साह बना रहे और आप लोग निरंतर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चीजें आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हो और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार की ये श्रृंखला चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको चीजें जो है गुणवत्तापूर्ण दी जाए, जिससे आप लोग अच्छे से जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।